दोस्तों, नाउ लेट्स सी। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम के बारे में बात करूं, उस वाले क्वेश्चन में अगर मैं ग्राउंड फ्रेम के रिगार्डिंग बात करूं, तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी था v1, फोर्स F लग रहा था, इसका मास मान लो है m, और वो फाइनली हमारा v2 से मूव किया है। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? a इज इक्वल्स टू f बाई m। तो v1 से v2 जाने के दौरान जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है s, तो s में क्या लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स a। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन डेल्टा w is basically equals to F into S, that is F by M, F into S कितना है? क्या आ जाएगा मेरे पास? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट, बाई 2 into F by M, एंड जो आना चाहिए था वही आया है। दिस इज इक्वल्स टू M by 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा, लेकिन अब ट्रेन के फ्रेम में क्या होगा? ट्रेन के फ्रेम के रिगार्डिंग अगर मैं बातचीत करूं, एक्सीलरेशन तो सेम ही रहने वाला है। क्योंकि दोनों फ्रेम जो है वो इनर्शियल है, तो फोर्स एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, राइट। लेकिन अगर मैं अब वेलोसिटी डिपेंडेंस के बारे में बात करूं, तो जो मेरा मास m था, उसका इनिशियल वेलोसिटी था v1 माइनस v0, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो है मेरा v2 माइनस v0, और अब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लो s डैश। तो मैं s डैश क्या लिख सकता हूं? v2 माइनस v0 का होल स्क्वायर माइनस v1 माइनस v0 का होल स्क्वायर बाई 2a। सो इफ वी सी एज द वैल्यू ऑफ s डैश, इफ वी सी द वैल्यू ऑफ s डैश, तो क्या आएगा मेरे पास? ध्यान दो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस माइनस 2v0 इंटू v2 माइनस v1 अपॉन 2a। तो ध्यान देना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा डेफिनेटली दोनों फ्रेम में सेम नहीं है। तो फोर्स भले ही सेम लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होने के कारण भाई डेल्टा W क्या है? F इंटू S, और डेल्टा W डैश F इंटू S डैश, राइट। तो इफ वी सी डेल्टा W माइनस डेल्टा W डैश एक्चुअल में आना चाहिए था न्यूटनियन फ्रेम, न्यूटनियन जो प्रिंसिपल है वो सही मानते हुए भी, क्योंकि दोनों फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट हमारा डिफरेंट है, तो उस कारण पे वर्क में इतना डिफरेंस तो आना ही चाहिए था। अगर हमारा जो डिफरेंस आया था वो ये वाला डिफरेंस के साथ इक्वल हो जाए,
तो इन दैट केस हम बोलेंगे न्यूटनियन प्रिंसिपल इज स्टिल वैलिड। लेकिन अगर वो डिफरेंस अलग आए तो इन दैट केस हम बोलेंगे जो न्यूटनियन प्रिंसिपल जो है वो हमारा फ्लॉप हो चुका है। सो नाउ लेट्स सी, यहां से भी हम सेम वैल्यू निकाल रहे हैं या नहीं। नाउ एस माइनस एस डैश अगर मैं करूंगा तो एस माइनस एस डैश इट विल बी सिंपली V naught by A into V2 minus V1 F into V naught F by M into V2 minus V1. Now FF is cancelled. That is M V naught into V2 minus V1. Understood? So, the difference of work arises due to displacement difference. ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन ने ऐसे कहीं पर नहीं बोला था जो हमारा दोनों फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, वो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। उससे तो इतना ही बोला था जो भाई हाँ फोर्स जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, और हम फोर्स को सेम मानते हुए दिखाए हैं। जो भी वर्क का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, न्यूटनियन प्रिंसिपल is still valid. तो दोस्तों आई होप यहां पे समझ में आया है। जो अगर हमें वर्क एनर्जी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखना है तो ना केवल हमें एक्सीलरेशन पे ध्यान देना है, ना केवल हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम पे ध्यान देना है, साथ ही साथ इनर्शियल फ्रेम का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी इन टू इनर्शियल फ्रेम्स सिंपल सी बात है, डेल्टा डब्ल्यू कैन बी डिफरेंट इन टू इनर्शियल फ्रेम्स। फोर्स एनालिसिस में दोनों इनर्शियल फ्रेम भले आइडेंटिकल हो, वर्क और एनर्जी के एनालिसिस में इवन inertial frames are not same. So we have to be extra cautious regarding finding the work done. हम inertial frame पे भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। inertial frame के velocity होने पर डेफिनेटली हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, इसके मतलब क्या वर्क एनर्जी के क्वेश्चन में हम कभी भी ग्राउंड फ्रेम से बाहर जा ही नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसा कोई चीज मुझे निकालनी हो जो ग्राउंड फ्रेम में और दूसरा कोई और एक फ्रेम में दोनों में सेम हो रहा हो, तो वहां पे हम बेझिझक दोनों फ्रेम में ही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा के सेम आंसर निकाल सकते हैं। और मैं इसको दिखाना चाहता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। अच्छा, क्वेश्चन क्या पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। एक स्मूथ सरफेस है मेरे पास, इस वाले पे मास है m1, इस वाले पे मास है m2। नाउ इस वाले के ऊपर इस तरफ में फोर्स लगा रहा हूं F1, इस वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं F2, राइट? तो सवाल यह पूछा गया है, कैलकुलेट मैक्सिमम इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग। स्प्रिंग में हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा उसके रिगार्डिंग बात करना है।
अच्छा, अब दोस्तों ध्यान दो, इलॉन्गेशन जो है वो तो एक एब्सोल्यूट टर्म है, जो डिफरेंस इन लेंथ है वो तो हमारे पास डेफिनेटली एक एब्सोल्यूट लेंथ है, जो अगर मान लो स्प्रिंग मेरा पहले 1 मीटर का था, अब मेरा 2 मीटर का बन गया है, मैं ग्राउंड से देखूं या कोई भी और फ्रेम में देखूं जिसके पास वेलोसिटी है, जिसके पास एक्सीलरेशन है, इट डजंट मैटर, ऑब्वियस सी बात है वो तो हमें सेम ही नजर आएगा। तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन जो है वो है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को मैं 2 अलग फ्रेम से सॉल्व करने पर आंसर जो है वो हमारा डेफिनेटली सेम आना चाहिए। पहले मैं इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करूंगा, वो बहुत ही वाहियात तरीका है सॉल्व करने का, बट स्टिल आई विल सॉल्व इट इन द ग्राउंड फ्रेम, राइट? चलो, क्या फंडा है? तो ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं इस चीज को एनालाइज करूं, at any general instant, at any general instant, let elongation in the spring is equals to x. स्प्रिंग हमारा x से इलोंगेट हो चुका है, राइट? सो वो वाले इलोंगेशन के कारण अगर मैं दोनों ब्लॉक के बारे में सोचूं, इसके ऊपर इस तरफ F1 लग रहा है, इस तरफ लग रहा है kx, मास है m1, तो इसका एक्सीलरेशन मान लो कितना है? a1, राइट? सो a1 में क्या लिख सकता हूं? F1 माइनस kx बाई m1। और दूसरे वाले ब्लॉक के बारे में अगर बातचीत करूं, इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ लग रहा है F2, इस तरफ लग रहा है kx, तो मान लो ये लेफ्ट की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है a2 से, तो a2 में क्या लिख सकता हूं? इसका मास m2 है, a2 में लिख सकता हूं F2 माइनस kx बाई m2। अच्छा, स्प्रिंग का जो इलोंगेशन होगा, उस स्प्रिंग का इलोंगेशन का एक्सीलरेशन क्या होगा? ऑब्वियसली a1 प्लस a2, ये a1 से एक्सीलरेट कर रहा है, ये a2 से एक्सीलरेट कर रहा है, यानी स्प्रिंग का लेंथ के बारे में अगर बात करूं, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू a। सो a रिलेटिव एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a1 प्लस a2, that is equals to f1 by m1 plus f2 by m2, ठीक है, माइनस kx इंटू 1 by m1 प्लस 1 by m2। तो स्प्रिंग का दोनों एंड का अगर रिलेटिव वेलोसिटी को अगर मैं v बोलता हूं, स्प्रिंग का दोनों एंड का रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं v बोलता हूं, तो ये वाला a को मैं लिख सकता हूं डेफिनेटली v dv बाई dx। तो v dv बाई dx, इसे एक नाम दे दो c1, कांस्टेंट c1 माइनस c2 इंटू kx। v क्या समझ में आ रहा है ना? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग, राइट? और मैक्सिमम इलोंगेशन पे v हमारा 0 होना चाहिए, और इनिशियली भी v हमारा 0 है। मैक्सिमम इलोंगेशन तभी होगा जब हमारा दोनों एंड रिलेटिवली स्टॉप होगा, क्योंकि जब तक दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी तब तक लेंथ जो है वो चेंज होती रहेगी,
तो मैक्सिमम इलोंगेशन में एक पोजीशन ऐसे आएगी जहां पर हमारा रिलेटिव पोजीशनिंग में कोई बदलाव, रिलेटिव वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हमारा 0 है, राइट। सो v dv इज इक्वल्स टू c1 dx माइनस c2 k x dx, राइट। तो मैक्सिमम इलोंगेशन को अगर मैं x नॉट बोलता हूं तो इंटीग्रल v dv c1 इंटीग्रल dx फ्रॉम 0 टू x नॉट माइनस k c2 इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 टू x नॉट, और ये वाला इंटीग्रेशन होना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू 0, क्योंकि इनिशियली भी दोनों एंड स्टेशनरी था, फोर्स लगा रहा हूं एक्सीलरेट कर रहा है, बट वेलोसिटी दोनों एंड का राइट नाउ 0 है, ठीक है। यहां पे तो 0 माइनस 0 है, फाइनल में 0 माइनस 0 नहीं होगा, बट v माइनस v होकर 0 होगा, v डैश माइनस v डैश, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इलोंगेशन में दोनों एंड के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो हमारा डेफिनेटली 0 होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, 0 विल बी इक्वल्स टू c1 x नॉट माइनस k c2 इंटू x नॉट स्क्वायर। x नॉट 0 तो नहीं हो सकता है, तो x नॉट का वैल्यू आ जाएगा 2c1 अपॉन k c2, राइट। तो अब अगर मैं c1 और c2 का वैल्यू पुट कर दूं तो c1 कितना है मेरे पास, m2 f1 प्लस m1 f2 बाई m1 m2, और c2 जो है दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। तो अब मैं अगर c1 बाई c2 निकालूं, m1 m2 कट, सो x नॉट जो आ जाएगा दैट विल बी 2 टाइम्स m2 f1 प्लस m1 f2 बाई k इंटू m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम इलोंगेशन। तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हुए ये तो हम लोगों ने मैक्सिमम इलोंगेशन निकाल लिए हैं। अब हम लोग एक दूसरा वाला भी फ्रेम लेंगे। वो क्यों ऐसा फ्रेम ले रहे हैं वो सवाल मत पूछना, ठीक है। मैं एक फ्रेम लेने वाला हूं और उस फ्रेम पे एनालाइज करके दिखाऊंगा। मैं एक ऐसा फ्रेम चुनूंगा जिससे प्रॉब्लम बहुत आसान बन जाएगा। देखते हैं उसमें क्या होता है, लेट्स सी। ओके दोस्तों, अब दूसरा वाला फ्रेम देखते हैं हम लोग, लेट्स सी। अच्छा, दोनों ब्लॉक को एक सिंगल मास मान लो, दोनों ब्लॉक को एक सिंगल मास मान लो, राइट। तो इसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा f1 माइनस f2 बाई m1 प्लस m2, और ये एक्सीलरेशन है टुवर्ड्स राइट। ये किस पॉइंट का एक्सीलरेशन है, किसी भी पॉइंट का नहीं है। मैंने ये वाला फ्रेम ले लिया, मैं इस फ्रेम में चढ़ने वाला हूं जिसका एक्सीलरेशन इतना हो टुवर्ड्स राइट। दोनों ब्लॉक को मैं एक सेम सिंगल ब्लॉक मान लिया, उस पे अगर m1 प्लस m2 का मास होता तो उस फ्रेम का इतना हमारे पास एक्सीलरेशन होने वाला था। किस पॉइंट का है, किसी भी पॉइंट का नहीं है, ठीक है, राइट। दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग है, बट मैंने ऐसा एक फ्रेम लिया तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस पे स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। ये वाला है m1a इस तरफ और m2a इस तरफ। तो अगर मैं इस बात पे ध्यान दूं, इस वाले के ऊपर जो नेट फोर्स हो जाएगा, यहां पर F1 है, यहां पर m1a है, तो F1 डैश विल बी F1 माइनस m1a इनटू कितना,
बाई m1 प्लस m2, तो f1 डैश क्या हो जाएगा, m1 f1 m1 f1 दोनों में कटेगा, तो m2 f1 प्लस m1 f2 बाई m1 प्लस m2। और इस वाले ब्लॉक के ऊपर अगर मैं f2 डैश को एनालाइज करूं, इस तरफ f2, इस तरफ m2a pseudo force, तो f2 डैश टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी f2 माइनस m2a। अगर मैं यहां पर भी कैलकुलेट करूं, दिस विल बी m2 f1 प्लस m1 f2 बाई m1 प्लस m2। तो दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा एग्जैक्टली सेम लग रहा है। इस पे जो f1 डैश और f2 डैश जो लग रहा है, तो मेरा जो नया सिस्टम बना है उस बात पे ध्यान दो। ये f1 डैश है, ये f2 डैश है, ये वाला मेरे पास स्प्रिंग है K। मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन पे मान लो ये मूव करता है बाय एन अमाउंट ऑफ x1, ये मूव करता है बाय एन अमाउंट ऑफ x2, तो ये वाला स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आता है वो x होता है x1 प्लस x2। तो इस वाले का वर्क डन डेल्टा W1 कितना होता है, F1 डैश इंटू x1 और डेल्टा W2। तो जो टोटल वर्क डन है, क्योंकि F1 डैश और F2 डैश इक्वल है, तो टोटल वर्क डन जो आएगा दैट विल बी x1 प्लस x2 x इंटू F1 डैश, दैट इज m2 F1 प्लस m1 F2 बाई m1 प्लस m2। ये हमारा डेल्टा W होगा। एंड ये जो वर्क होगा, क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन में तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर। सो x is cut, so x equals to 2 by k m2 f1 plus m1 f2 by ऑब्वियसली बात है, पिछले वाले पे जितना निकला था इस वाले पे भी एग्जैक्टली उतना ही निकला है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो एक बात को हम समझे, यहां पर जो भी चीज हमारा फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा उस पे डेफिनेटली हम कोई भी फ्रेम पे अपने फायदे के अनुसार वर्क एनर्जी पावर लगा तो सकता हूं, लेकिन ध्यान देना है वर्क निकालूंगा, एनर्जी का चेंज निकालूंगा, वो हमारा हमेशा फ्रेम पे डिपेंड करेगा। बट फ्रेम इंडिपेंडेंट कोई भी चीज अगर तुम निकालोगे, ऐसा नहीं है जो दोनों फ्रेम में अलग अलग आएगा। हाँ, अलग आ सकता है गलती करके, लेकिन अगर हम गलती नहीं करेंगे तो दोनों फ्रेम से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वाला फ्रेम जो है वो काफी ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू जो दूसरा वाला फ्रेम है। मैंने यही वाला फ्रेम क्यों चुना मालूम पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला फ्रेम एक स्पेशल फ्रेम है, बट अभी वो मेरा कंसर्न नहीं है। अभी मैंने मान लिया ये वाला एक्सीलरेशन, इससे प्रॉब्लम आसान बनता है। दोनों को सेम मास को मानते हुए उसका एक्सीलरेशन में अगर ले लूं, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम आसान बनता है। ये किस पॉइंट का एक्सीलरेशन है, वी राइट नाउ वी डोंट नो, वी डोंट नीड टू नो। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आया होगा, राइट।